तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर 2। जिन बच्चों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो मेरी वार्निंग है उन्हें कि पहले वो लेक्चर 1 को देखें, उसके बाद ही लेक्चर 2 को देखना शुरू करें और समझना शुरू करें। बिना लेक्चर 1 को पढ़े आप इसको अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जिनको नहीं मिल पाती है वीडियो वो डिस्क्रिप्शन से लिंक से लेक्चर 1 पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। तो इस एक्सरसाइज के शुरुआती 3 सवाल जो हैं हम पिछले लेक्चर में ही कर चुके हैं। ठीक है, तो इन सवालों को कुछ बच्चों ने अलग अलग तरीके से करके मुझे भेजा था व्हाट्सएप पर, तो उसके फ़ोटोज़ भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको दे दूँगा। जो इन सवालों को करने के और मेथड हो सकते हैं वो आप देख लीजिएगा वीडियो के एंड में। ठीक है, फिलहाल हमारा जो सवाल था वो इस तरह से था, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट दिस। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक के जो सवाल हैं उसमें हमें प्रूव करना था कि ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, ये पूरा 0 के इक्वल है, ये पूरा 0 के इक्वल है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके करना है, और विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब बिना एक्सपेंड किए, क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास ये भी होता है कि हम उसे किसी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दें, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए सिर्फ किसका इस्तेमाल करना है, प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है। तो कुल 1 से लेकर 6 तक की प्रॉपर्टीज़ हमने डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ी हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हमें बहुत ही अच्छे तरह से याद होनी चाहिए। इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़रा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी हम इन सवालों को जो छोटे हैं और जो इससे बड़े आगे आने वाले हैं उनको आसानी से कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो अनचेंज रहती है अगर आप रोज़ और कॉलम को आपस में बदल देंगे। मतलब कि जो रो हैं अगर आप उनका कॉलम बना देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए अगर, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी, अगर दो रो को आपस में बदल दिया जाए या फिर दो कॉलम को आपस में बदल दिया जाए तो डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को पिछली प्रॉपर्टी से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें तो सारी रोज को सारे कॉलम से बदला जाता था, लेकिन इसमें कोई सी दो रो को आपस में बदला जाएगा या कोई से दो कॉलम को आपस में बदला जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल के लिए आप लेक्चर 1 देखिएगा। प्रॉपर्टी 3, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, एकदम से डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 कर देती है। अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई सी भी दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल मतलब सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4, if each element of a row or column of determinant multiplied by the constant then the value get multiplied by constant k। अगर आप किसी रो में कांस्टेंट की इंटू करते हैं तो इससे क्या होगा कि पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और जो आगे बहुत सारे सवालों में लगने वाली है। पूरे पेशेंस के साथ चीज़ों को समझते रहिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। ठीक है, वीडियो का कोई भी हिस्सा चाहे वो 1 मिनट का ही क्यों ना हो, उसको समझे बगैर आगे मत बढ़ जाना। पार्ट फर्स्ट, मतलब इस प्रॉपर्टी के कुछ रिमार्क्स भी हैं। बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट कॉमन। इस प्रॉपर्टी की मदद से हम किसी भी रो में से कुछ कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, जिसे आज हम निकालेंगे भी। और दूसरा, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दो तरीके से हो सकती है, या तो पिछली प्रॉपर्टी के हिसाब से कि कोई सी दो रो क्या हो जाए आइडेंटिकल, या कोई से दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, या फिर डिटर्मिनेंट की कोई सी भी दो रो प्रोपोर्शनल हो जाए। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में समझाया था प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, और आज जो सवाल हम करेंगे उसमें भी प्रोपोर्शनल वाली चीज़ें आएंगी।
तो अगर कोई सी दो रो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाती हैं तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। पांचवी प्रॉपर्टी, इफ सम और ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ दिस। इसको मैंने तुम्हें ऐसे समझाया था कि जैसे ये इस तरीके से पूरा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे λ1 λ2 λ3 वाले अलग ले लिए, a1 a2 और a3 वाले अलग ले लिए, बाकी नीचे का सब सेम रहा। तो इस तरह से किसी भी डिटर्मिनेंट को 2 या 3 डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये भी बड़े काम की प्रॉपर्टी है। इसके बाद आती है प्रॉपर्टी 6, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। किसी भी रो को बदला जा सकता है उसमें दूसरी रो ऐड करके, और दूसरी रो में आप किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके तब भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से 6 प्रॉपर्टी हैं जिनका आज बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल होगा आज के सवालों में। और जो ये एक्सरसाइज है 4.2 एग्ज़ाम में मैंने आपको बता ही दिया था 100% सवाल आएगा 2 से लेकर 4 नंबर तक का। ज़्यादातर 4 मार्क्स का ही सवाल आता है इस एक्सरसाइज में से। तो बड़े ध्यान से इस एक्सरसाइज को समझिएगा और सभी चीज़ों को ध्यान से देखते रहिएगा। पूरी वीडियो शुरू से एंड तक ध्यान से देखिएगा। ब्रेक ले सकते हैं बीच में, लेकिन वीडियो पूरी देखनी होगी शुरू से एंड तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 तक हम कर चुके हैं, 4th क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे सामने है सवाल नंबर 4। तो अभी जो हमने 6 प्रॉपर्टी रिवाइज की हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को किसके इक्वल लाना है, 0 के। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। हम इसका LHS ले रहे हैं। LHS के लिए मैं इसको पूरे को नहीं लिख रहा हूँ, सीधे इसमें कैलकुलेशन करना शुरू करता हूँ। 1 1 1, ठीक है। BC CA AB, ये जो बाहर है ना इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। AB प्लस AC, BC प्लस AB और AC प्लस BC, ठीक है। अभी LHS चल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कॉलम है C3, इसमें ये वाला कॉलम ऐड कर देंगे। C3 चेंज टू C3 प्लस C1। ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ C3 है तो इधर C3 होगा, इधर R2 है तो इधर R2 होगा, इधर R1 है तो यहाँ पे R1 होगा। ये जो पहले वाला होता है इसके सेम होता है। ये चीज़ मैंने तुम्हें मैट्रिक्स में भी समझाई थी। और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ताकि इन दोनों के बीच होने वाला कन्फ्यूजन जो है आपका वो दूर हो जाए। डिटर्मिनेंट में 6 प्रॉपर्टी होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, और मैट्रिक्स में 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा कोई अपने पास से कोई चीज़ आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिलहाल हम C3 को चेंज कर रहे हैं, उसमें C2 ऐड कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे गलती से C1 लिख दिया था, C2 ऐड कर रहे हैं, ये इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या बेनिफिट मिल रहा है। जिनको हम चेंज नहीं कर रहे वो ऐसे ही रहेंगे। अब ये उसमें ऐड होगा तो क्या बनेगा, AB प्लस BC और प्लस AC, ठीक है। AB प्लस BC प्लस AC को CA भी लिखा जा सकता था। फिर BC प्लस AB, और जब ये इसमें ऐड होगा तो AC, ठीक। AC BC और AB, तो कुल मिला के वही बनेगा ना, AB BC और AC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस AC फ्रॉम, कहाँ से कॉमन ले रहे हैं हम, C3 से, ठीक है। तो C3 से जब इसको कॉमन लेंगे, AB प्लस BC प्लस AC कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 1 1, यहाँ पे BC CA और AB। अब ये सारे कॉमन चले गए, इस कॉलम में से AB BC CA बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 1 और 1। तो ये जो कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी है, अभी पढ़ाई थी ना मैंने तुम्हें कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन लिया जा सकता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये प्रॉपर्टी 4 थी ये। इसके रिमार्क में लिखा हुआ था कि बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है, प्रॉपर्टी नंबर 4। ऐसे ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी नहीं है कि अपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। मैंने ये आपके समझने के लिए लिख दिया केवल। अब इसके बाद हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला कॉलम इस वाले कॉलम के साथ क्या है, आइडेंटिकल, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ।
कि सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, AB प्लस BC प्लस AC तो बाहर था ही और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, दो कॉलम आइडेंटिकल होने की वजह से, और ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी आसानी से हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। दोबारा से एक बार देख लीजिए, बड़ा सिंपल था, 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा एग्जाम। इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, फिर इस कॉलम को इस कॉलम के साथ ऐड कर दिया, तो C3 को चेंज किया C3 प्लस C2 से। ऐड होने के बाद ये सारी चीज़ें सेम आ गई, तो हमने इनको क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया प्रॉपर्टी 4 का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, इनको कॉमन निकालते इन तीनों की जगह यहाँ पे 1 रह गए थे। फिर हमने देखा कि 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस 0 की इसमें मल्टीप्लाई होकर ये पूरा भी क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है। तो ये जो 0 वाली प्रॉपर्टी थी, ये कौन सी थी, तो ये प्रॉपर्टी 3 थी, तो इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ P3। तो ऐसे आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। एक और काम यहाँ पे किया जा सकता था, हम ये भी कह सकते थे कि ये वाला कॉलम इस वाले कॉलम के साथ आइडेंटिकल है, ऐसे सॉरी प्रोपोर्शनल है, ये कॉलम इसके साथ क्या है, प्रोपोर्शनल, क्योंकि इन दोनों का रेशो निकालोगे तो क्या आएगा, इसको ऊपर रखोगे इसको नीचे, तो 1/AB प्लस BC प्लस AC। इसका और इसका रेशो निकालोगे तो 1/AB प्लस BC प्लस AC। कहने का मतलब ये है कि C1 और C3 दोनों एक दूसरे के क्या हैं, प्रोपोर्शनल। तो इसके बाद सीधे हम यहाँ पर पहुँच सकते थे इस स्टेप पर, सिंस C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, तो सीधे ही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहीं पे क्या हो जाती है, 0। तो 0 होने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो 2 कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हो जाएं या 2 रो आइडेंटिकल हो जाएं, दूसरा कोई से भी 2 कॉलम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएं या फिर आइडेंटिकल हो जाएं, तो भी उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। तो आप यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ पे भी पहुँच सकते थे। तो इस तरह से किसी भी सवाल को करने के कई तरीके होते हैं। तो जब भी आप अपने तरीके से किसी भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो एक बार मुझे व्हाट्सएप पर उसका फ़ोटो भेज के आपका अगर कोई डाउट हो उसके बारे में तो पूछ लीजिएगा ज़रूर। कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं इस तरह से। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 पूरा हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, एक और अच्छा सवाल हमारे सामने है। इस एक्सरसाइज के सारे सवाल ही जो हैं अच्छे सवाल उनको कहा जा सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन कहा जा सकता है, क्योंकि सबके सब बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास इस सवाल को करने के लिए टोटल 6 प्रॉपर्टी हैं, उन 6 में से कोई सी भी इस्तेमाल करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये जो LHS वाला डिटर्मिनेंट है इसको RHS वाले डिटर्मिनेंट के इक्वल करना है। हम ये भी कर सकते हैं कि एक साइड को ही सॉल्व करते रहें और उससे दूसरी साइड को ले आएँ, या फिर हम दोनों साइडों को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने अपने तरीके हो सकते हैं इसको करने के। तो आप ज़रूर इस सवाल के साथ भी एक्सपेरिमेंट करिएगा, अपने तरीक़ों से उन 6 प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फिलहाल मैं कैसे कर रहा हूँ उसको देख लीजिए। LHS लेते हैं, तो LHS में जैसे ही हमारा सवाल है, इस बार इसको लिखना पड़ेगा मुझे B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z। ठीक है, तो ये पूरा सवाल मैंने ऐसे करके लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो रो है लास्ट वाली, इसके जो एलिमेंट हैं इनको स्प्लिट करके इसके 2 डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ज़रा ध्यान से देखिए, B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z। ठीक है, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, और यहाँ पे नीचे वाली रो में सिर्फ लिखेंगे A P और X, और ये जो बचे हैं ना B Q और Y, इनको अलग लिखेंगे इस तरह से, B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z, C प्लस A R प्लस P और Z प्लस X, और ये जो थे B Q और Y, इनको अलग लिख दिया जाएगा, B Q और Y, इस तरह से। तो अभी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी 5 का इस्तेमाल किया है। आपको ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। एक झलक देख लीजिए, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 5, तो इसके हिसाब से ऐसे स्प्लिट किया जा सकता है।
ठीक है। तो हमने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को इस तरह से दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर लिया। और ऐसा जरूरी नहीं कि तुम लास्ट वाली रो को मेरी तरह से करोगे, तुम ऊपर वाली रोज को भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमें वहाँ पे प्रूव करना है उसमें देखो ए पी एक्स है, तो ये ए पी एक्स आ चुका है, ठीक है। बी क्यू वाई है तो बी क्यू वाई इधर वाले डिटर्मिनेंट में आ चुका है। लेकिन अभी और भी चीज़ें हैं जैसे कि सी आर जेड, वो अभी नहीं मिला हमको। तो इन चीज़ों को लाने के लिए देखिए क्या करेंगे। ये वाली जो आप रो देख रहे हैं R2, इस वाली रो में R2 को चेंज करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे R2 माइनस R3, क्योंकि जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A से कट जाएगा C बचेगा, P से P कट जाएगा R बचेगा, X से X कट जाएगा Z बचेगा, तो C R और Z ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। और अगर यही काम हम इधर भी करें तो इसमें से तो ये माइनस कर से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन B प्लस C में से B माइनस करेंगे तो C मिलेगा। ऐसे ही Q प्लस R में से Q माइनस करेंगे तो R मिलेगा। तो ये वाली लाइन हमें इधर मिलेगी जब हम R1 में से R3 को माइनस करेंगे, और इधर तब मिलेगी जब हम R2 में से R3 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो इधर अलग ऑपरेशन लगेगा, उधर अलग ऑपरेशन लगेगा। तो इधर जो ऑपरेशन लगेगा R1 चेंज टू R1 माइनस R3, ठीक है। तो इन ऑपरेशन को लगाने के बाद जो सिचुएशन होगी वो इस तरह से होगी, क्योंकि R2 चेंज हो रहा है इसलिए वो पहले वाली रो ऐसी रहेगी B प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया तो C बचेगा, R बचेगा, Z बचेगा, और नीचे वाली सेम है A P और X। हमने सिर्फ किसको चेंज किया, R2 को। कैसे चेंज किया, R2 में से R3 को माइनस कर दिया, A से कट गया C बचा, ऐसे ही बाकी सब बचे, ठीक है। अब उधर की साइड आ जाओ। तो उधर की साइड हम किसको चेंज कर रहे हैं, R1 को। R1 में से इसको माइनस किया जा रहा है तो B से B कट जाएगा, C बचेगा, Q से Q कट जाएगा, R बचेगा, और Y से Y कट जाएगा, Z बचेगा। बाकी सब मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो ये मैंने जादू से ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अगर हम B प्लस C में से C माइनस कर देते हैं तो B बचेगा, Q प्लस R में से R माइनस कर देते हैं तो Q बचेगा, मतलब सिंगल सिंगल रह जाएंगे अगर हम R1 में से R2 को माइनस करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, C प्लस A में से C माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे A, इधर P बचेगा और इधर X बचेगा। तो ये जो ऑपरेशन है ये अगले पेज पर हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो पिछले पेज पर जो ऑपरेशन हमने डिसाइड किया था उसको लगाने वाले हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, C से C कट जाएगा, B आ जाएगा, R से R कट जाएगा, Q आ जाएगा। तो हम चेंज करने वाले हैं R1 को किस तरह से, R1 में से R2 को माइनस करके, ठीक है। दूसरी तरफ हम R2 को चेंज करने जा रहे हैं, R2 चेंज टू R2 माइनस R1, ठीक है। एक और चीज़ है, आप इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। एक को डेल्टा 1 मान लो, एक को डेल्टा 2 मान लो, ठीक है। दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो अभी हमने जब यहाँ पे ऑपरेशन लगा देंगे तो इसमें से भी माइनस हो जाएगा तो B बचेगा, वहाँ पे Q बचेगा और उधर बचेगा Y, C R Z और A P X। इसी तरह से बराबर वाले में ये तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं R1, तो R1 तो ऐसे ही रहेगा। चेंज किसको कर रहे हैं, R2 को। R2 में से R1 माइनस हो रहा है तो C से C कट जाएगा, A बचेगा, इधर की साइड P बचेगा, वहाँ पर Z से Z कट जाएगा तो X बचेगा, ठीक है। नीचे वाला ऐसे ही B Q और Y, ठीक है। अब ये जो दो डिटर्मिनेंट है ना, एक जैसे हो सकते हैं। देखो इसमें B Q Y ऊपर है, इसमें B Q Y नीचे है, तो इनको क्या करना पड़ेगा ना, इंटरचेंज करना पड़ेगा कि उस वाली रो को हमें नीचे लाना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है, देखो जो हमें प्रूव करना है डिटर्मिनेंट, उसमें A P X सबसे ऊपर है, उसके बाद B Q Y है, उसके बाद C R Z है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, सबसे ऊपर A P X है, उसके बाद B Q Y है और उसके बाद C R Z है। तो जो हमें प्रूव करना है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। तो ध्यान से देख लेते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले मैं इधर की साइड अरेंजमेंट करता हूँ, B Q Y को सेकंड नंबर पे लाना है
तो ले आता हूँ, बी क्यू वाई सेकेंड नंबर पर आ गया, तो ये जो है ये उसकी जगह पे चला जाएगा, सी आर जेड और ए पी एक्स। बड़े ध्यान से देखते रहना। तो अभी अभी मैंने क्या किया है, इन दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज किया है, R1 इंटरचेंज विद R2। तो ऐसा करते समय क्या होता है, जब हम दो रो या दो कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। पहले वो प्लस का था तो वो कैसा बन जाएगा, माइनस का। देखो सारी रोज को सारे कॉलम के साथ अगर बदलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी वैल्यू। लेकिन दो रो को आपस में बदलते हो या दो कॉलम को आपस में बदलते हो तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए माइनस आया यहाँ पे, समझ गए ना। अब उधर आ जाओ, दूसरे वाले में क्या कर सकते हैं। दूसरे वाले में ये जो बी क्यू वाई है इसको सेकंड नंबर पर ले आते हैं, बी क्यू और वाई, और ए पी एक्स आ गया जो है वो यहाँ पर इसकी जगह, सी आर जेड अभी ऐसे ही रहा। जल्दबाजी मत करिएगा। तो अभी हमने इन दोनों को आपस में बदला है, तो R2 इंटरचेंज विद R3, ठीक। तो यहाँ पे भी इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो गया। बस अब एक छोटा सा काम और करना है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। तो फिर यहाँ पे बाहर माइनस आएगा और माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस। इसी तरह से यहाँ पे इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसके हिसाब से ए पी एक्स ऊपर आएगा। तो ए पी एक्स को ऊपर ले जाने के लिए, उसको नीचे लाने के लिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। तो ये काम तो मैं यहीं पे कर देता हूँ साइड में, नहीं हो पाएगा, अगले पेज पे लेना पड़ेगा। चलो देखो अगले पेज पर, ठीक है। तो मैंने इसको अगले पेज पर लिख दिया है। अब जो हमें प्रूव करना है उसके हिसाब से ए पी एक्स सबसे ऊपर होना चाहिए, तो ए पी एक्स को वहाँ पहुँचाना है और उसको सबसे नीचे लाना है, क्योंकि सी आर जेड सबसे नीचे आएगा। ऐसे यहाँ पे करना है, ए पी एक्स ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो दोनों में सेम ऑपरेशन लगेगा। R1 इंटरचेंज विद R3 और इधर भी R1 इंटरचेंज विद R3। जब दो रो या कॉलम आपस में इंटरचेंज होते हैं तो इस तरह का साइन हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इंटरचेंज कर देता हूँ, ए पी एक्स ऊपर गया, ठीक। बी क्यू वाई में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सी आर जेड ए पी एक्स की जगह है, सी आर जेड। इसी तरह से बराबर वाले में तो माइनस तो पहले से ही था, ये ऊपर गया वो नीचे आया। पूरे धैर्य से देखते रहो, ए पी एक्स सी आर जेड उसकी जगह आ गए और बीच वाले को हमने चेंज नहीं किया था, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब दो रो को आपस में बदला तो फिर से साइन चेंज होगा, तो जो माइनस था वो क्या बन जाएगा, प्लस। इधर भी हमने दो रो को आपस में चेंज किया तो डिटर्मिनेंट का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, फिर से यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, ठीक। एक चीज़ और देखो, अब ये जो दो डिटर्मिनेंट तुम्हें दिखाई दे रहे हैं दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं कि नहीं, ए पी एक्स ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो एक ये है और एक ये है, तो कितने हो गए, दो। टू ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड, बस यही हमें लाना था। ये किसके इक्वल है, आर एच एस एच पी, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो पूरे सवाल को एक बार फिर से समझ लेते हैं कैसे कैसे किया गया है। बेहतरीन क्वेश्चन इसको कहा जा सकता है। तो शुरू से मैं एक बार दिखाता हूँ, पूरे को ढंग से देखा करो, ऐसा मत सोचा करो कि हमें आगे सब कुछ समझ में, ठीक है। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट था, इसमें आखिरी जो रो थी उसको स्प्लिट करके इसके दो डिटर्मिनेंट बना दिए प्रॉपर्टी 5 का इस्तेमाल करके, ठीक है। उसके बाद हमने R2 को बदला, R2 में से R3 माइनस करके, तो यहाँ पे C बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ R बचेगा, ऐसे वहाँ पे Z बचेगा। सेम ऑपरेशन इधर भी लगाया, लेकिन R1 में से किसको माइनस किया हमने, R3 को, तो B प्लस C में से B माइनस होगा तो वहाँ पर क्या बचेगा, C, ठीक है। इस तरह से ये दोनों चीज़ें आ गई। फिर हम इसको अगले पेज पर ले गए, ठीक है। अगले पेज पर हमारे सामने ये सिचुएशन थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि B प्लस C में से सोचा कि अगर C माइनस हो जाए तो वहाँ पे सिंगल रह जाएगा B, क्योंकि जो हमें प्रूव करना था उसमें भी सब सिंगल सिंगल ही थे। तो इसमें से इसको माइनस करके ये कट जाएगा, B बचेगा। तो हमने ऑपरेशन लगा दिया, R1 माइनस R2, तो ये मिला। दूसरी तरफ भी ऐसा ही ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1,
तो सी प्लस ए में से सी माइनस होगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा ए, तो अब सिंगल सिंगल रह गए। अब जो प्रूव करना था उसके हिसाब से ए पी एक्स सबसे ऊपर होना चाहिए। ए पी एक्स हमारा नीचे था, इसको ऊपर ले जाने के लिए इन दोनों रो को आपस में क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज। तो इस वाली रो को इसके साथ इंटरचेंज कर तो दिया, लेकिन साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, 6 प्रॉपर्टी अच्छी तरह से कर लोगे तो सवाल सब आसान लगेंगे, डर नहीं लगेगा सवाल करते टाइम। तो 6 की 6 प्रॉपर्टी के अच्छे से समझ लीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पिछला लेक्चर दोबारा से ध्यान से देख लीजिए, अगर कुछ कमी रह गई है तो। बिल्कुल सेम हमने यहाँ पे भी किया, एक बार फिर दोबारा से इंटरचेंज किया ताकि हमारा जो सवाल है वो पूरी तरह से प्रूव हो सके। ठीक है, तो ये हमने दोबारा से एक और इंटरचेंज किया था R1 और R3 का, इसको ऊपर पहुंचा दिया था, इसको नीचे, और इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। तो बड़ा अच्छा सवाल है, और इसकी जो रेंज है वो 2 से लेकर 4 नंबर तक की है। ये 4 का भी आ सकता है और 2 का भी दे सकते हैं, अगर ज़्यादा ही निर्दयी हुए बोर्ड वाले तो 2 का आएगा, और दयालु हुए तो 4 का आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो इस सवाल में क्या है कि हमें इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो जिन डिटर्मिनेंट में हमें इक्वल टू 0 लाना होता है उसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि कोई सी भी 2 रो को हम आइडेंटिकल बना दें, या 2 कॉलम को आइडेंटिकल बना दें, या फिर कोई सी 2 रो या कॉलम को एक दूसरे के प्रोपोर्शनल बना दें। तो चाहे आइडेंटिकल बनाओ चाहे प्रोपोर्शनल बनाओ, दोनों ही तरीके से उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो फिलहाल इस सवाल में हम सोचते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं इसको। फिलहाल मैंने इसका LHS यहाँ पे लिख दिया है। तो अभी 0 बनाने का कुछ रास्ता सीधा सीधा तो नज़र आ नहीं रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो R1 दिखाई दे रहा है, R1 को चेंज करेंगे CR1 से। ठीक है, मतलब कि इस रो में हमने C की मल्टीप्लाई कर दी है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आप किसी रो में या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में ही कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है। बड़े ध्यान से देखिएगा इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहली बार हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल डिटर्मिनेंट में करने जा रहे हैं कि किसी रो में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी सवाल हमने किए हैं 5 सवाल, 5 में से किसी में भी हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं किया। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो C की मल्टीप्लाई R1 में करा CAC माइनस BC। ठीक है, बाकी सब जगह ऐसे ही रहेगा, A0 माइनस C BC और 0। मेरी कोशिश ये है कि मैं 2 रो को किस तरह से आइडेंटिकल बनाऊं। तभी मैंने इसमें C की मल्टीप्लाई करी है। हो सकता है कि अब मैं इसमें A की करूं ताकि वहाँ भी AC आ जाए, यहाँ भी। इस तरह से मैं सोच रहा हूँ। आप थोड़ा अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो अभी रो 1 में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करी है, लेकिन हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप जैसे कोई नंबर है 5, अगर आपने इसमें 5 की मल्टीप्लाई करी है तो बैलेंस बिगड़ जाएगा ना। तो उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए आपको 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो में कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी। उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें उतने से ही क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। आप 12th में पढ़ रहे हैं, 12th तक पहुँचते पहुँचते ऐसा कई बार हुआ होगा कि जब आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने से ही आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं ये समझ में आया? क्योंकि किसी भी रो में कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करने से पूरे डिटर्मिनेंट में उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है निकल के, उसमें कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए उतने से ही आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो जितने से मल्टीप्लाई करोगे किसी रो में उतने से ही पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगी। तो C से मल्टीप्लाई करा और C से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। अब बारी आती है R2 की। तो R2 को चेंज कर रहे हैं BR2 से। इसमें मैं B की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि जब इन दोनों को प्लस किया जाए तो 0 बन सके। बनेगी 0, ध्यान से देखना। तो इसमें हम B की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइड में देखिएगा। तो 1/C चल रहा है बाहर, 0 AC BC
इसमें बी की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा माइनस ए बी 0 और माइनस बी सी। अब देखो यहाँ भी वही हुआ, अगर आपको बी की मल्टीप्लाई करनी है किसी रो में तो बी से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम किसी रो में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है। उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए उतने से ही क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट वाली रो में हमने कुछ नहीं किया, ये ऐसे ही रहेगा बी सी और 0। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे 0 बन सकती है। ठीक है, तो वही हम करने जा रहे हैं, R1 चेंज टू R1 माइनस R2, तो 1/BC। 0 में से ए बी माइनस होगा तो ए बी आएगा प्लस का, चेंज कौन सी हो रही है, R1, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। ए सी में से 0 माइनस होगा तो ए सी आएगा, माइनस बी सी में से माइनस बी सी को माइनस करेंगे, माइनस बी सी माइनस माइनस का बी सी, तो प्लस बी सी बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, माइनस ए बी 0 माइनस बी सी और 0। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब अगला स्टेप, अब अगर हम इस लास्ट रो में ए की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ए बी आएगा, यहाँ ए सी आएगा, ए बी और ए सी उसके जैसा बन जाएगा ये वाली रो। तो इस रो में ए की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन पहले उतने से ही क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ठीक है, तो ए बी ए सी 0 माइनस ए बी 0 माइनस बी सी, इसमें हमने ए की मल्टीप्लाई करी तो ए बी ए सी और 0, जो किया है उसको यहाँ पे लिख देते हैं R3 चेंज टू AR3। तो R3 में हमने ए की मल्टीप्लाई करी, तो ए की मल्टीप्लाई अगर करी तो ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में जब कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होती है तो पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है उसमें भी उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है। उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें उतने से क्या करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगले पेज पर लेते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो रो है और ये वाली रो दोनों क्या बन चुकी है, आइडेंटिकल, इसलिए इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगले पेज पर, या थोड़ा सा चलो यहीं पे कर देता हूँ, हो जाएगा। तो 1/ABC ऐसे ही रहेगा, और इन दोनों के आइडेंटिकल होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, और 0 की इसमें मल्टीप्लाई होकर सारा क्या हो जाएगा, 0। तो फिर से एक बार देख लीजिए, अच्छा सवाल था और हमने पूरी तरह से नई प्रॉपर्टी जो अब तक किसी सवाल में नहीं लगाई थी उसका इस्तेमाल किया है। एक बार फिर से देखते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट था जिसकी वैल्यू को हमें 0 के इक्वल लाना था। तो अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे दिमाग में तो ये इतनी जल्दी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं लंबे समय से इनको करता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको इस सवाल को किसी दूसरे तरीके से करके देखना होगा। अगर आपको लगे कि आपका तरीका डाउटफुल है तो आप उसका फ़ोटो मुझे भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के एंड में मिलता है, उस पर भेज दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने सही किया है या नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल। 0 लाने के लिए हमें कोई सी भी 2 रो को या कोई से भी 2 कॉलम को आइडेंटिकल बनाना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, R1 में C की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया। मल्टीप्लाई जितने से करोगे उतने से डिवाइड भी करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट के केस में, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये बनने के बाद हमने सोचा कि अगर हम इसमें b की मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे और उसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो हमने इसमें b की मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। फिर हमने इस रो में से इस वाली रो को क्या कर दिया, माइनस। ये देखो माइनस करके वहाँ पे हमें 0 मिल गए, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि जैसे यहाँ पे ए बी ए सी हैं तो यहाँ भी ए बी ए सी आ सकता है अगर हम इसमें ए की मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने इस रो में ए की मल्टीप्लाई करने का सोचा, लेकिन फिर ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, फिर देखा कि 2 रो आइडेंटिकल हो गई हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई है, 0। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन बेहतर तभी समझेंगे जब अपने तरीके से इस सवाल को करेंगे और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किसी भी सवाल के साथ करेंगे तो। ठीक है,
तो ज़रूर करके देखिएगा किसी अलग तरीके से। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 करते हैं। चलिए खैर, अब हमारे सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो 1 से लेकर 7 तक के जो सवाल हमें करने थे 1 to 7 इस एक्सरसाइज के, उनमें एक खास बात थी, एक शब्द लिखा हुआ था कि विदाउट एक्सपेंडिंग, ओनली यूजिंग प्रॉपर्टीज़। केवल 1 से लेकर 6 तक की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो ये आखिरी सवाल है, देखते हैं कि क्या ये सवाल भी सिर्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ही हो सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से तो हमें इसको प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके ही सॉल्व करना है, एक्सपेंड नहीं करना। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि बिना एक्सपेंड करे ही ये पूरा इसके इक्वल हो जाए। LHS बड़े ध्यान से देखते रहिएगा पूरे धैर्य के साथ। तो LHS ले लिया हमने। LHS में क्या है, a² AB AC BA माइनस B² BC CA CB और माइनस का C²। ठीक है, अब इस सवाल में जो हमें चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि देखो A ठीक है, B C C। ठीक है, तो यहाँ से A कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से B कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से C कॉमन लिया जा सकता है। मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी जो पढ़ाई थी, रिवाइज जब करवाई थी, तो वहाँ पे एक रिमार्क लिखा हुआ था कि आप किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम वही निकालने जा रहे हैं। टेकिंग कॉमन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1 B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम R3, क्योंकि यहाँ से A कॉमन आ सकता है आसानी से, यहाँ से B कॉमन आ सकता है और यहाँ से C कॉमन आ सकता है, तो ले लेते हैं, कॉमन निकाला जा सकता है। तो 3 कॉमन आ गए हमारे पास, यहाँ से A, यहाँ से B, यहाँ से C। तो कोई प्रॉब्लम है कॉमन निकालने में? नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ तो मेरे तक पहुँच नहीं रही है। तुम अपनी आवाज़ मुझ तक पहुँचा सकते हो व्हाट्सएप मैसेज भेजकर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप में ऑडियो रिकॉर्ड करिए और मुझे भेजिए ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। तो यहाँ से A कॉमन निकलने के बाद यहाँ बचेगा A, इधर बचेगा B, वहाँ बचेगा C। यहाँ से B कॉमन निकलने के बाद A माइनस B और C। यहाँ से C कॉमन निकलने के बाद A B और माइनस C बचे। ठीक है, तो कॉमन निकालने के बाद काफ़ी अच्छा सा लग रहा है ये देखने में, जो भीड़ भाड़ थी वो थोड़ी कम हो गई है। और अब देखो यहाँ से A कॉमन आ सकता है, यहाँ से B कॉमन आ सकता है, यहाँ से C, तो फिर कॉमन ले लेते हैं, लिखता हूँ टेकिंग। चलो अगले पेज पे लेते हैं इसको। ठीक है, तो वो जो था हमारा पिछले पेज पर ये था ना पूरा, तो इसको मैंने अगले पेज पर यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि यहाँ से A कॉमन आ सकता है, यहाँ से B कॉमन आ सकता है, यहाँ से C, तो वो लिख दिया है कि टेकिंग A कॉमन A फ्रॉम C1 B फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3। तो कॉमन लेते हैं, तो जब A यहाँ से कॉमन आएगा, A के पहले से ही बाहर है तो बन जाएगा A²। जब यहाँ से B कॉमन आएगा, एक B पहले से है तो बन जाएगा B²। जब यहाँ से C कॉमन आएगा तो एक C पहले से तो बन जाएगा C²। 1 1 1 और 1 माइनस 1 1 1 1 और माइनस 1। अब यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ पे क्यों नहीं है? तो मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, मेरे से शायद कुछ मिस्टेक हुई है। मिस्टेक मिल गई है तुम्हें तो शायद पहले ही मिल गई होगी, लेकिन तुम बोल नहीं सकते थे, मतलब तुम्हारी आवाज़ तो मेरे तक पहुँच नहीं सकती थी। यहाँ पे माइनस का A² है तो यहाँ भी होना चाहिए था, और जब A कॉमन निकल जाए तो माइनस का A बचेगा। ठीक है, तो पता लग जाता है गलती का, यहाँ पे माइनस का A आएगा, फिर इधर माइनस का 1 आएगा। तो अब ये सवाल देखने में पहले से और अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं अभी हम अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को, तो यहाँ पे 0 बनाई जा सकती है। इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 0 बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो R1 को हम चेंज करते हैं R1 प्लस R2 से, बाहर A² B² C² ऐसे ही रहेगा। इसको इसमें प्लस करेंगे 0 आएगी, इसको इसमें प्लस करेंगे 0 आएगी, और ये इसमें प्लस होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी हमने कहीं कोई बदलाव नहीं किया है तो ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, और भी ज़ीरोस बनाई जा सकती हैं, जैसे कि अगर हम इसको इसमें प्लस करते हैं, इसको इसमें प्लस करते हैं, तो यहाँ पे एक 0 बनेगी, एक 0 यहाँ पे बनेगी, और बना लेते हैं। जितनी ज़्यादा 0 बनेगी उतना ही सवाल को सॉल्व करना आसान रहेगा। ठीक है,
तो अब हम क्या करने वाले हैं, बाहर तो चल ही रहा है a² b² c², इन दोनों रोज को भी प्लस करने वाले हैं। तो R2 को चेंज करेंगे R2 + R3 से। हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की, ताकि आसानी से सॉल्व किया जा सके। इन दोनों प्लस करा 2 आ गया, इन दोनों प्लस करा 0 आ गया, इन दोनों को प्लस करा 0 आ गया, 1 1 और -1। बस मैक्सिमम जितने भी 0 बन सकती थी बन गई। अब हम क्या करेंगे, वो जो आखिरी एलिमेंट है ना ये वाला, इसके अलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे और कोई रास्ता इसके बाद हमारे पास नहीं बचा। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो a² b² c² तो ऐसे ही रहेगा। R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा भी 0 है, तो बाद में सिर्फ 2 बचा। 2 लिख के एक्सपेंड कैसे किया जाता है किसी भी डिटर्मिनेंट को, वो 4.1 में आपको सिखाया गया था बहुत अच्छी तरीके से। तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है 4.1 तो पहले जाके वो उसको पढ़ लें। तो 2 के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 2 0 1 1। ठीक है, अब a² b² c² 2 2 1 जा 2 और 1 0 जा 0। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और वही हमें लाना था। ठीक है, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे सवाल उठा सकते हैं कि मतलब कुछ जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो सवाल उठा सकते हैं कि जब 1 से लेकर 7 तक के सवालों में विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा हुआ था तो आखिर यहाँ पे लास्ट स्टेप में एक्सपेंड क्यों कर दिया। तो उन बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि लिखा तो है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, लेकिन यहाँ तक हम प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल हमने अच्छे से किया, लेकिन उसके बाद अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था एक्सपेंड करने का। ठीक है, तो एक्सपेंड मतलब करना ही था। दूसरी बात यह है कि अगर आप आखिरी स्टेप में छोटा सा एक्सपेंड करते हैं तो उसे एक्सपेंड करना नहीं माना जाता। ठीक है, एक्सपेंड तो वही होता है जब पूरी रो ली और उसको पूरे के अंदर क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो ये सवाल इसी तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर आप में से कोई लास्ट में यहाँ पे जैसे मैंने एक्सपेंड किया, बिना एक्सपेंड किए सिर्फ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके कोई भी बच्चा अगर प्रूव कर सकता है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैं नंबर भेजता हूँ वीडियो के एंड में, हमेशा अपना सवाल का सॉल्यूशन भेज देना, मैं देख लूँगा। वैसे आज तक इस तरह से हो नहीं पाया। आप में से किसी से भी हो तो मुझे ज़रूर भेजिएगा, मैसेज करिएगा। ठीक है, तो ये 7वां सवाल था। ये वाली रिपीट करते हैं एक बार 7वें सवाल को। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ से हमने a कॉमन निकाला, यहाँ से b निकाला, यहाँ से c निकाला। ठीक, अंदर ये बचे। फिर देखा ऐसे भी निकाल सकते हैं कॉमन, तो वो भी निकाल लिए, ये बचा। फिर देखा कि अगर इन दोनों प्लस करें तो 0 बन सकती है, इन दोनों प्लस करें तो भी 0 बन सकती है। तो हमने R1 को और R2 को क्या कर दिया, प्लस, 0 बन गई। फिर देखा कि यहाँ भी ऐसे ही 0 बना सकते हैं, तो उसके लिए R2 और R3 को प्लस करना था, 0 बना दी। ठीक है, अब इससे ज़्यादा 0 बन नहीं सकती थी, तो हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया। आखिरी जो एलिमेंट था 2 उसके अलोंग एक्सपेंड कर दिया ऐसे करके। ठीक है, एक्सपेंड करना 4.1 में अपने सीख ही रखा है, और एक्सपेंड करके आसानी से 4 आ गया, 4 की इसमें मल्टीप्लाई करके हमारा प्रूव हो गया। तो ये 7वां सवाल था इस एक्सरसाइज का। ये वाली वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो अभी मैं 7 तक ही करता हूँ, और इसके आगे के जो सवाल हैं वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो अभी 2 या 3 घंटे बाद आपको मैं भेज दूँ। तब तक आप इन सवालों की प्रैक्टिस करते रहिएगा। वीडियो के एंड में कुछ सवाल मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो उनको देख लीजिएगा ज़रूर। उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, उससे मुझे थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलता है, लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।